तो सर मिनरल क्या होता है? मिनरल क्या होता है? तो मिनरल्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट हैविंग इट्स ओन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जांपल देता हूं। कोल की बात करो, आयरन की बात करो, कार्बन की बात करो, पेट्रोलियम की बात करो, ये सब मैंने क्या नाम दिए तुम्हें? ये सब हैं हमारी धरती में पाए जाने वाले नेचुरल सब्सटेंस जिन्हें हम कहते हैं मिनरल। क्यों इनको मिनरल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी खुद की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसके पास एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टी है। मिनरल दो टाइप के हो सकते हैं, मेटेलिक मिनरल हो सकते हैं, मैंने कहा कोल, सॉरी मैंने कहा आयरन, मैंने कहा गोल्ड, कॉपर। ये कैसे मिनरल है? मेटेलिक है, मेटल के रूप में। सर कैसे पहचानते हैं मेटल है? अरे ये शाइन करते हैं ना, ये ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, इनमें लस्टर होता है, ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। गोल्ड, कॉपर, मैंगनीज, डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन का रूप है और वो एक नॉन मेटेलिक है। तो जब नॉन मेटेलिक बोलेंगे तो उसमें कार्बन आ जाएगा, जिससे ग्रेफाइट और डायमंड भी आ जाएगा और फास्फोरस आ जाएगा। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। हम समझाया? क्लियर हो गया? अब आते हैं मिनरल्स धरती में अनइवन पाए जाते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। ऐसा नहीं है कि सब जगह बराबर बराबर मिनरल पाए जाते हैं, ना ना ना, ऐसा नहीं है। मिनरल्स आज नहीं कल खत्म हो जाएंगे। जितनी तेजी से हम कोल निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम धरती से यूज कर रहे हैं, आपको तो पता ही है आने वाले 10 साल बाद पेट्रोल क्या होता है पापा? हाँ ये तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे, हाँ तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे पापा ये पेट्रोल क्या होता है पापा, ये डीजल क्या होता था पापा? तो तुम बताओगे अपने बच्चों को, है तुम लोग बताओगे मेरे सुपरस्टार्स, वो बेटा ना हम लोग अपनी गाड़ी में एक लिक्विड डलवाते थे जिससे गाड़ियां चलती थी। तो क्या कहना चाहते हैं? आज नहीं कल पूरा पेट्रोलियम खत्म होने वाला है। तो ये मिनरल्स कैसे हैं? एग्जॉस्टेबल है, खत्म होने वाले हैं। और इनका रिलेशन किस पे डिपेंड करता है? जहां पर जो अच्छी क्वालिटी का है वो थोड़ा कम पाया जाता है और जो खराब क्वालिटी का है वो ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन है। मिनरल का इंपॉर्टेंस क्या है? इमेजिन करिए हमारे देश में आयरन ना हो, इमेजिन करिए हमारे देश में कोल अवेलेबल ना हो, इमेजिन करिए हमारे देश की जरूरत के एल्युमिनियम और दूसरे मिनरल्स हमें नहीं मिले, क्या देश तरक्की कर सकता है? जवाब है नहीं। तो देश की तरक्की क्यों आज इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्यों इतना डेवलप कर रहा है? क्योंकि हमारे देश में मिनरल्स की बहुत बड़ी बड़ी माइंस हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर मिनरल्स क्या है? हमारे देश के लिए बहुत सफिशिएंट है। पेट्रोलियम को छोड़ देना, ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम हमारे देश में थोड़ा कम पाया जाता है। तो मिनरल जरूरी है देश के डेवलपमेंट के लिए। दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज मिनरल पर डिपेंड करती है। अब इमेजिन करिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर वायर इंडस्ट्री, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड करती हैं? इन्हीं मिनरल्स पे डिपेंड करती हैं। एंड लास्ट फर्टिलाइजर भी मिनरल से बनता है। सबसे पहला मिनरल करने जा रहे हैं कच्चा आयरन। कच्चे आयरन को बोलते हैं आयरन ओर। तो सर ये ओर और मिनरल में क्या डिफरेंस? देखिए ओर भी नेचर में पाया जाने वाला है, पर इसमें से अगर मेटल गेनफुली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ही इसे कहेंगे क्या? ओर। समझ आया? अब आयरन ओर मतलब कच्चा लोहा। तो आयरन ओर क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने कहा बिना आयरन के आप कल्पना करिए कि आपका मकान बन सकता है? आपने जितनी भी बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा टावर, इवन आपकी छत, आपके पिलर्स, आपकी बिल्डिंग का सब में सरिया लगा है। आपके पास जो गाड़ी है, हाँ भली वो एक्टिवा हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, सब किससे बनी है? आयरन से बनी है। तुम्हारे घर में जो चेयर टेबल है, हाँ अगर उसमें लकड़ी लगी है तो साथ में आयरन आयरन भी लगा हुआ है। चेक करिएगा, ताले, दरवाजे, तुम्हारे घर के डोर्स सब किसके बने हैं? आयरन के। रॉड्स लगी हुई है जिसमें कागज लगाते हैं, जिसमें पर्दे लगाते हैं, पंखा, कूलर, देखा हर जगह आयरन ओर है आपके आसपास। तो बहुत जरूरी है, आयरन ओर आपके आसपास है। और आयरन ओर कहते हैं बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है। आज अगर आयरन ओर ना हो तो आप इन सब चीजों की कल्पना नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? कह सकते हैं हमारी सारी जो बेसिक इंडस्ट्री है उसका नाम है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री, क्योंकि ये नहीं होगी तो बाकी सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। आप सोचिए जहां आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी तो दूसरी इंडस्ट्री जैसे कार बनाने वाले, मोटरसाइकिल बनाने वाले, ताला चाबी बनाने वाले, सोचिए मेटल का इस्तेमाल करने वाले, जितना डोर बन रहा है, फैन बन रहे हैं, इतनी सारी चीजें बन रहे हैं आयरन, उसका क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएंगी अगर उनको रॉ आयरन एंड स्टील बनाने वाली इंडस्ट्री ना हो तो, क्योंकि उनको लोहा ही नहीं मिलेगा। तो जब लोहा नहीं मिलेगा तो कार कैसे बनाओगे? समझ आया? ये समस्या। और इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग, ठीक है। आयरन का पहला टाइप है हेमीटाइट, ये लाल रंग का आयरन होता है। हेमी हीमोग्लोबिन वर्ड से बनाया गया, लाल रंग का होता है। ये 60 to 70% प्योर आयरन होता है, उड़ीसा झारखंड में पाया जाता है। दूसरा है मैग्नीटाइट, ये काले रंग का कार्बन होता है, ये आयरन होता है। ये बहुत अच्छा कार्बन आयरन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ज्यादा है, 70% से ज्यादा आयरन है, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। तीसरा घटिया क्वालिटी का आयरन, विच ओर ऑफ आयरन इज द पोरेस्ट? तो लिमोनाइट, ब्राउन कोर होता है क्योंकि इसमें आयरन की क्वांटिटी कम है, 35 to 50 है, ठीक है। उत्तराखंड और यूपी में पाया जाता है। तो आयरन ओर का यूज क्या करते हैं? क्या काम है आयरन ओर का? तो मैंने कहा सबसे मेन यूज है आयरन को स्टील बनाओ, क्योंकि आयरन रस्ट करता है, स्टील रस्ट नहीं करती है, आयरन जंग खाता है। तो 90% ऑफ आयरन इज यूज्ड इन स्टील। स्टील स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है, रस्ट फ्री होती है। और क्या करते हैं? आयरन का बहुत सारा मेटलर्जिकल प्रोडक्ट बनता है। आयरन से मैग्नेट बनते हैं, मोटर पार्ट्स बनते हैं, मैंने कहा था ताला बनता है, चाबी बनता है, फर्नीचर बनता है, फैन बनता है, गाड़ियां बनती हैं, बिल्डिंग बनती है, सब आयरन से है। और रेडियोएक्टिव आयरन भी आता है जिससे इलाज होता है, मेडिसिन में काम होता है। कुछ एरियाज हैं आपको याद करनी चाहिए। आपको मैंने मेन एरियाज बताई है, इसके आगे के एरियाज आप छोड़ सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़, ये एक स्टेट है जहां बैदिल्ला, दंतेवाड़ा, दुर्ग, ये प्लेस याद करना पड़ेगा। दंतेवाड़ा एंड दुर्ग, ठीक है। देखना चाहते हैं, ये रहा दुर्ग, दिखा, ये रखा दुर्ग दिखा, दंतेवाड़ा दिखा, ठीक है। और आ जाइए, दूसरा क्या है? झारखंड में सिंहभूम, पालामऊ, झारखंड में दोनों एरिया बहुत फेमस है। उड़ीसा में कोइंझार, मयूरभंज, संबलपुर। कर्नाटक में चिकमंगलुरु, बेलारी, हॉस्पेट। तमिलनाडु में है सेलम, नॉर्थ आर्कॉट और तिरुचिरापल्ली। याद रखिएगा, मैंने जो नाम लिखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नाम है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नाम है मैंने हटा दिए, क्योंकि सब नाम करने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स हैं आयरन ओर के, उनका नाम लिखा है, ठीक है। ये डायग्राम भी है, मैप भी है। अगला मिनरल आ रहा है मैंगनीज। क्या नाम है अगले मिनरल का? मैंगनीज। ये कैसा होता है जरा देखोगे? देखने में पत्थर लगेगा, ऐसा लगेगा किसी ने पत्थर रख दिया है ना। हाँ भाई, वो पत्थर जैसे ही दिखते हैं। तो ये ब्लैक हार्ड
आयरन लाइक मेटल होता है आयरन लाइक है, और ये नेचुरल ऑक्साइड होता है। ठीक है, खास बात क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग। जब आयरन को पिघलाना होता है, आयरन को पिघला करके बनाना होता है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। और किस काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो अलॉयज, आयरन के अलॉयज में बनाने में मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। अब आप बोलोगे मैंगनीज और कहां यूज होता है, मैंगनीज हमारे बड़े काम आता है। तुमने देखा है मैंगनीज? चलो मैं एग्जांपल दूंगा, तुमको कंफर्म हो जाएगा कि मैंगनीज तुमने देखा है। जैसे जो स्टील बनाते हैं उसमें मैंने कहा मैंगनीज का यूज होता है, क्योंकि स्टील बनने के बाद वो रस्ट फ्री हो जाता है। जो ब्लैक एनिमल है, जो पेंट आता है ना, काले रंग का पेंट आता है, दरवाजे और खिड़कियों में काले रंग के पेंट लगते हैं, दरवाजों में लगते हैं, वो ब्लैक रंग का जो पेंट है वो मैंगनीज है। ब्लीचिंग पाउडर में मैंगनीज है। आपके घर में जो पेंसिल बैटरी है, हाँ वो जो ड्राई सेल जो तुम यूज करते हो अपने रिमोट में, टीवी का रिमोट है, कभी उसकी बैटरी तोड़ी है तुमने? कभी तोड़ना बैटरी को, उसको उसमें से काले रंग का पाउडर निकलेगा, तोड़ा है बैटरी? अगर तोड़ा है तो हाँ, उसमें से काले रंग का जो पाउडर निकल रहा है वो क्या है, वो मैंगनीज है। और किसका आता है मैंगनीज? मैंगनीज एंजाइम बनाने के काम आता है। हमारी बॉडी में भी मैंगनीज की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में फैट्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। हमारी बॉडी में भी मैंगनीज है। और तो और हमारी शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है मैंगनीज। जिनको शुगर की बीमारी होती है ना, हाँ, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमारी बॉडी के लिए भी मैंगनीज बड़ा कमाल का है। कहां पाया जाता है मैंगनीज? आइए देखें। मैंगनीज आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम में। तमिलनाडु में आदिलाबाद में पाया जाता है, ये रहा आदिलाबाद, दिखा आपको। तेलंगाना में आदिलाबाद है ना, तमिलनाडु में तेलंगाना। और झारखंड में तो सिंहभूम, पालामऊ सेम नाम है। कर्नाटक में सुंदर, शिमोगा, चित्रदुर्गा, बेलारी। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला। और महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा। चलिए आइए कुछ मेन प्लेसेस देख ले। शिमोगा देख लिया आपने, कर्नाटक में बेलारी देख लिया, चित्रदुर्गा देख लिया, और यहाँ पे बालाघाट, मध्य प्रदेश में बालाघाट, मांडला, जबलपुर। यहाँ पे आ जाइए, संबलपुर, सुंदरगढ़। ठीक है ना, तो ये प्लेसेस हैं जहां पर मैंगनीज पाया जाता है। ज्यादातर जहां पे आयरन ओर पाया जाता है ना, क्योंकि आयरन ओर के जैसा ही होता है ये, वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट मिनरल की, कॉपर। कॉपर इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारी धरती में क्योंकि इंसानों ने सबसे पहले जिस मेटल का इस्तेमाल किया उसका नाम आयरन नहीं है। हाँ, आयरन नहीं है, उसका नाम है कॉपर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर नेचुरल रूप में ही धरती में पाया जाता है। मतलब कॉपर को ज्यादा प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो प्योर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन बहुत आसान है। कॉपर एक नॉन फेरस है, मतलब मेटल है पर आयरन से रिलेटेड मेटल नहीं है, इसलिए नाम है नॉन फेरस। ठीक है, और कॉपर अर्लीस्ट नोन मेटल है। कॉपर को नेटिव फॉर्म में, ओरिजिनल रूप में पाया जा सकता है। कॉपर कंबाइंड रूप में भी पाया जाता है, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स के रूप में। अब ये बड़ी बड़ी जो पाइप्स दिख रहे हैं, ये पाइप नहीं है, ये कॉपर के लंबे लंबे क्या है, इंगॉट्स हैं, लंबे लंबे कॉपर के रॉड्स हैं, कॉपर, प्योर कॉपर के। देखिए गोल्ड जैसा दिख रहा है ना, हाँ कॉपर गोल्ड जैसा दिखता है। अगर आप कॉपर दिखना चाहते हैं, बस क्या करिए, आपके घर में जो बिजली का तार है, पुराना तार, नया तार मत छुइएगा, बिजली के तार को मत छुइएगा। जो आपके घर में बिजली के तार हैं वो पुराने रखे हो, उसको ऊपर का प्लास्टिक हटा दीजिएगा। क्या उसके ऊपर का प्लास्टिक हटा दीजिएगा, देखिएगा गोल्डन उनकी पतली पतली तार दिखेगी, वो कॉपर वायर। तो आपके मेरे घर में जो बिजली के तार लगे सब कॉपर वायर है, समझाया? तो कॉपर किस काम आता है? बिजली के वायर बनाने में काम आता है, इक्विपमेंट बनाने में काम आता है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, हाँ बहुत सारे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स उसके बनते हैं, डिफेंस में बनता है। कॉपर भी स्टेनलेस स्टील बनाने में काम आता है। बर्तन बहुत सारे कॉपर के आपके घर में है, हाँ आपके घर में कॉपर के बर्तन है, कॉपर का जग होगा। आजकल लोग कॉपर के जार में पानी पीना पसंद करते हैं, कॉपर के ग्लास में। चेक करिएगा, बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। जब कॉपर में जिंक मिला देते हैं तो उसका नाम ब्रास बन जाता है। तो अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज कॉल्ड एज ब्रास, और अलॉय ऑफ कॉपर विद टिन इज कॉल्ड एज ब्रॉन्ज। वो ब्रॉन्ज बना देता है ना बच्चों को, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किससे बना है? कॉपर और टिन से मिलकर। कहां पाया जाता है कॉपर? देखिए एमपी में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है अमरकंटक में, ठीक है, बालाघाट में। राजस्थान में कहां पाया जाता है? लिखा ना, खेतरी लिखा है, उदयपुर लिखा है, अलवर के पास पाया जाता है, भीलवाड़ा में पाया जाता है। और महाराष्ट्र में कहां है? भंडारा में है। और आंध्र प्रदेश में गुंटूर और कुरनूल में है। ठीक है, ये कुछ कॉमन एरियाज हैं जो मैंने नाम लिए। बॉक्साइट, ये क्या है? एल्युमिनियम के ओर का नाम है बॉक्साइट। एल्युमिनियम के कच्चे धातु का नाम है बॉक्साइट, Al2O3.2H2O। तो एल्युमिनियम इसी से निकाला जाता है। ये एक तरह का डिपॉजिटरी, ये एक टेरिटरी डिपॉजिट है, और ज्यादातर जहां पे लेटराइट रॉक्स है वहां पाया जाता है। ठीक है, किस काम आता है एल्युमिनियम? आप कल्पना करिए, आपके घर में बड़े बड़े एल्युमिनियम के डब्बे हैं जिसमें मम्मी राशन का सामान रखती है। आपके घर में कढ़ाई है, प्रेशर कुकर है, नहीं ध्यान दिया कभी? जाके आप ध्यान से देखना, वो सब एल्युमिनियम का बना है। सिल्वर जैसा दिखता है, चमकता हुआ। जो बिजली के खंभों में जो तारे लगी हुई हैं, घर के अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं, जो खंभों में बिजली के जो पोल्स लगे हुए हैं वहां पे जो तारे हैं वो सब एल्युमिनियम की वायर है। तो एल्युमिनियम बड़ा कमाल का है। खास बात क्या है, ये बहुत हल्का होता है। एल्युमिनियम एक बहुत ही लाइट मेटल है, येट वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल है, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। और इसीलिए एल्युमिनियम का यूज होता है एरोप्लेन बनाने में, रॉकेट्स बनाने में, समझाया? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, और एल्युमिनियम में जंग नहीं लगती है, एल्युमिनियम स्ट्रॉन्ग होता है, रस्ट का तो सवाल ही नहीं है। आयरन में जंग लगती है, एल्युमिनियम में लगती है। एल्युमिनियम में एयरक्राफ्ट बनता है, ऑटोमोबाइल बनती है, रेलवे के कोच बनते हैं, शिप के सामान बनते हैं, और घर के बहुत सारे बिजली के सामान एल्युमिनियम के बने हैं। एल्युमिनियम से मैंने बताया बिजली के इक्विपमेंट्स बनते हैं, इंडस्ट्री में बहुत काम आते हैं, बिजली ट्रांसमिट करने के काम आता है, बिजली घर से बिजली पावर स्टेशन से घर तक आपकी बिजली एल्युमिनियम की वायर से आ रही है। सस्ता पड़ता है, गुड कंडक्टर भी है। प्योर एल्युमिनियम बेस्ट मटेरियल फॉर मिक्सिंग हेडलाइट। गाड़ियों के जो रिफ्लेक्टर बने हुए हैं, हाँ कारों में जो पीछे रिफ्लेक्टर बना हुआ है वो एल्युमिनियम का बना होता है। मिरर्स बनते हैं टेलीस्कोप्स में, इसलिए। कहां पाया जाता है बॉक्साइट्स? तो बॉक्साइट पाया जाता है गोवा में। देखिए डायग्राम को आप जूम करके देख लीजिएगा, क्लियर दिखाई देगा आपको। गोवा में देख लीजिए पाया जाता है मोपा एंड परनम में, ये रहा मोपा एंड परनम। फिर उड़ीसा में पाया जाता है कलाहांडी और संबलपुर में, ये रहा। फिर गुजरात में पाया जाता है जामनगर, खेड़ा, सूरत। मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में है, बालाघाट में है, अमरकंटक में है, ये रहा जबलपुर, बालाघाट,
है ना, बेटुल, ये कुछ कॉमन प्लेसेस हैं जहां पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इलाका हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, ये एमपी का इलाका हो, बिहार वाला पोर्शन हो, ये पोर्शन में ज्यादातर इंडिया के मिनरल्स पाए जाते हैं। इंडिया का रिचेस्ट मिनरल ग्राउंड यही है। आगे बढ़े, बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल, हाँ, ट्रेडिशनल, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम बहुत पहले समय से यूज कर रहे हैं। वन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वी हैव बीन यूजिंग लॉन्ग 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 अगो, और आज तक उसका यूज कर रहे हैं। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी इंसानों ने यूज करना बहुत पहले से सीख लिया था, ये लार्ज क्वांटिटी में आज भी अवेलेबल है। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है? मैंने कहा कोल से एनर्जी मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है, नेचुरल गैस से मिलती है, और पानी से, हाइड्रो पावर से मिलती है। ठीक है, बात करेंगे कोल की। कोल, कोयला, हाँ ये तो तुमने देखा ही है कोयला। तो कोल एक तरह का रॉक होता है, वैसे नॉन मेटल होता है, बता दे रहा हूं, कार्बन का रूप होता है कोल। सर बनता कैसे है कोल, ये पूछोगे। देखिए हजारों लाखों साल पहले धरती में चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। ये जो जंगल थे, ये जब दफन हो गए, ये जब धरती में समा गए, कैसे? मैंने कहा धरती में कभी अर्थक्वेक आया, कोई बड़ी तूफान आया, कहीं बहुत फ्लडिंग हुई, तो जंगल जब दब गए, धरती के नीचे चले गए, तो धरती का अलग लेयर, रॉक का, सॉइल का लेयर उनके ऊपर चढ़ता चला गया, जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रेशर और इंटरनल हीट की वजह से ये कार्बन बन गए। ये प्लांट आगे जाके कोल बन गए, जो धरती के नीचे दफन हो गए थे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। समझ आया कोल कैसे बना? तो कोल धरती में बने हैं, सॉलिड रॉक की तरह होते हैं। कोल के भी टाइप्स हैं, एंथ्रासाइट। कोल का सबसे बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल क्या माना जाता है? एंथ्रासाइट। क्यों? क्योंकि इसकी जो हीटिंग वैल्यू होती है सबसे ज्यादा ये हीट देता है, स्मोक नहीं पैदा करता, ये स्मोक फ्री कोल होता है। पर मैंने बताया था इसकी क्वांटिटी बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि 90% इसके अंदर कोल है, 90% इसके अंदर कार्बन है। ये हाई हीटिंग वैल्यू वाला कोल है, मतलब बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है, वेस्टेज नहीं पैदा करता है, घर के लिए बहुत अच्छा है। पर मैंने बताया ना, हमारे इंडिया में सिर्फ एक जगह जम्मू एंड कश्मीर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? एंथ्रासाइट, सॉरी एंथ्रासाइट कोल हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर पाया जाता है। इसके बाद आता है, इससे थोड़ा कम अच्छा होता है, सेकंड बेस्ट कह सकते हैं, सेकंड बेस्ट है बिटुमिनस कोल। ये हार्ड ब्लैक होता है, इसमें 50 to 80% कार्बन है, तो कार्बन कम हो गया। इस कोल को कोकिंग कोल बोलते हैं, क्योंकि ये आयरन एंड स्टील बनाने में मदद करता है, आयरन को पिघलाने में, हाई हीट पाने के लिए यूज होता है कोकिंग कोल। ठीक है, कोक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेप्सी कोका कोला वाला कोक नहीं। और उसके नीचे आता है लिग्नाइट, ये थोड़ा खराब क्वालिटी का कोल होता है, इसमें कार्बन सिर्फ 40% है, और सबसे घटिया होता है पीट। ये अभी कोल बनने के पहली स्टेज में है, अभी ये वुड से कोल बन रहा है, सबसे लीस्ट कार्बन पीट में है। ठीक, इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है। कोल फील्ड्स में हमारे पास जो सबसे ओल्डेस्ट कोल फील्ड है, वन वर्ड क्वेश्चन, क्या नाम है? रानीगंज। कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल। हमारे भारत की सबसे पुरानी कोल फील्ड रानीगंज। आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4, रानीगंज, ये रहा झारखंड में, सॉरी वेस्ट बंगाल में। और कोल फील्ड कौन सी है? झरिया है, झारखंड है ना, जहां पे बिटुमिनस कोल बहुत, हमारे बिटुमिनस कोल बहुत पाया जाता है। और लिग्नाइट कोल तो साउथ में बहुत पाया जाता है, मतलब तमिलनाडु में, साउथ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिग्नाइट कोल कहां पर है? आपके पास है तमिलनाडु में, राजस्थान में। तमिलनाडु में सबसे बड़ा रिजर्व ऑफ लिग्नाइट है। लिग्नाइट थर्ड वैरायटी ऑफ कोल होता है। सेकंड वैरायटी में कौन सा है? मैंने कहा बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल कहां पाया जाता है? गोंडवाना कोल फील्ड में पाया जाता है, गोंडवाना कोल फील्ड में पाया जाता है। और एंथ्रासाइट, जो कि सबसे बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर पाया जाता है। ठीक है, ईट नाम का कोल, जो अभी कोल बन नहीं रहा है, अभी कोल बनने में समय है उसको, है ना, वो नीलगिरी हिल से पाया जाता है। अब दो टाइप के कोल्स होते हैं, एक गोंडवाना कोल फील्ड्स होती है, और दूसरी होती है टेरेशरी कोल फील्ड्स। सर दोनों में क्या अंतर है? बहुत सिंपल अंतर है। गोंडवाना कोल फील्ड में 98% हमारे देश का गोल्ड, सॉरी कोल जो है यही पाया जाता है। कितना? 98% कोल। ये कोल क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसमें सल्फर और फास्फोरस नहीं होता है, सॉरी सल्फर और फास्फोरस होता है पर मॉइस्चर नहीं होता है। इसका मतलब कोल ज्यादा बर्न करेगा, ज्यादा हीट पैदा करेगा, ज्यादातर रिवर वैलीज के पास में है, बड़ी जितनी रिवर वैलीज है, दामोदर, महानदी, गोदावरी, और ये कोल रहा वो सारा। नेक्स्ट आ जाइए, अगला कोल कौन सा है? टेरेशरी कोल। इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, सल्फर ज्यादा होता है, पर इसमें हीटिंग वैल्यू कम होती है। जैसे कि लिग्नाइट, नवेली लिग्नाइट नाम की एक आयरन कोल फील्ड है हमारे भारत की, जो कि लार्जेस्ट लिग्नाइट डिपॉजिट है। कहां पर है ये? साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। कहां पर है नवेली लिग्नाइट? तमिलनाडु में। और कहां पाया जाता है टेरेशरी कोल? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, समझ गए ना, हिली एरिया से पाए जाते हैं कोल। ये कोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर है। कोल से बहुत सारी मशीनें आज भी चलाई जाती हैं, कोल से आयरन एंड स्टील की स्मेल्टिंग होती है, बिना कोल के आयरन स्टील पिघलाया नहीं जा पाएगा। और कोल थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। पर बुराई क्या है? कोल बहुत पोल्यूशन करता है, कोल जलेगा तो पॉल्यूशन होगा। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, और कोल फील्ड्स भी फैली हुई है। ये बात करते हैं लिक्विड गोल्ड की। क्यों इसको लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं? बताइए, हाँ बताइए, इसको लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं? लिक्विड गोल्ड, लिक्विड गोल्ड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि क्योंकि इसका एक एक पार्ट यूजफुल है, गोल्ड की तरह। अब पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है, पेट्रा मतलब रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल, तो इसका मतलब है रॉक ऑयल। तो लिक्विड गोल्ड है, और इसका एक एक स्मॉलेस्ट पार्ट यूज हो जाता है। पेट्रोलियम तो कच्चा तेल है, इसको क्रूड ऑयल कहते हैं, और वो बहुत सारे मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है। पेट्रोलियम से बनता है पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, केरोसिन, और लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, इतने सारे मटेरियल बनते हैं। आप बताइए, आप डीजल और पेट्रोल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ तुम्हें बताना है।
हाँ, गला सूख रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पूछा पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस क्या है। पेट्रोल एक लाइटर फ्यूल है, ठीक? डीजल एक हैवियर फ्यूल है। डीजल को बर्न करने की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, पेट्रोल की ज्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़े। जितने भी बड़े व्हीकल्स हैं उसमें डीजल यूज होता है, छोटे व्हीकल्स में पेट्रोल होता है, ठीक है। दोनों के इंजन अलग अलग हैं। आते हैं एडवांटेज। तो मैंने बताया पेट्रोलियम एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है। ये पेट्रोल से बहुत सारे और प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे रबड़, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड। और क्या बनता है, गैसोलीन बनता है, पेंट बनता है, पता है कि नहीं। पेंट वार्निशेस सब में पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। और तो और थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज होता है। पेट्रोल की भी बुराई कोल की तरह ही है। बुराई है कि आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, रिन्यू जल्दी नहीं होता है, पॉल्यूशन कॉज करता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेट्रोल महंगा भी है, और सबसे खतरा क्या है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, हाईली इन्फ्लेमेबल है पेट्रोल, ठीक है ना। अब पेट्रोल की, मैंने कहा पेट्रोलियम की रिफाइनरीज, जहां पर पेट्रोल क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम के मेथड से पेट्रोलियम को, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, से यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलता है। तो रिफाइनरी सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर की कौन सी है, रिलायंस। कहां पर है, जामनगर में, पता ही है। रिलायंस के तो पेट्रोल पंप भी होंगे तुम्हारे शहर में। हाँ, तुम जाते होगे रिलायंस के पेट्रोल पंप पर, समझ गए ना, पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। और रिफाइनरीज कहां पर है, ज्यादातर रिफाइनरीज ऑयल फील्ड्स या कोस्टल लैंड के पास में है, ताकि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम हो पाए, ठीक है। अब बॉम्बे हाई, ये एक पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड है हमारे भारत का, जहां पर, क्यों इसका नाम है बॉम्बे हाई, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ सिंक्लाइन रॉक। ये एक समुद्र में, ये एक अरेबियन सी में एक प्लेस है जहां पर सिंक्लाइन है, सिंक्लाइन अपलैंड को कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या, बॉम्बे हाई। देखना चाहते हैं, बॉम्बे से दूर है, देखिए ये बॉम्बे से दूर है समुद्र में, नाम है बॉम्बे हाई। यहाँ पे एक पेट्रोल ड्रिलिंग स्टेशन है, सागर सम्राट। फिर और कहां पे ऑयल फील्ड्स हमारे यहाँ, डिगबोई में है, हमारे देश की बिगेस्ट कोल फील्ड, सॉरी ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, डिगबोई में है, मुरान में है, और बप्पापोंग में है। हाँ? ये कहां पर है, ये देखिए यहाँ पर डिगबोई देखिए, ओ डिगबोई देखिए, ये रहा, दिखा डिगबोई, बुनाई गांव दिखा आपको, यहां पर है हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज। जामनगर आप देख लीजिए, गुजरात में, दिखा। आइए वेस्ट में कौन कौन सी है, वेस्ट में है कलौल, कोयाली, कोसांबा, सानद, कथाना, अंकलेश्वर, ये है कोयाली, है ना, और कोयाली, जामनगर, वदनाथ, है ना, इसमें से कोसांबा नाम नहीं है। आगे बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो ये गैस है जिसको हम सीएनजी के रूप में यूज करते हैं। आजकल सीएनजी तो बाइक भी आ गई है, नहीं मालूम है तुमको। हाँ, बजाज ने सीएनजी की गाड़ी भी निकाल दी है, पेट्रोल की गाड़ी की तरह सीएनजी गाड़ी भी है। तो सीएनजी, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, जहां पर पेट्रोलियम निकल रहा है वहीं पर ये नेचुरल गैस भी निकलती है। मतलब पेट्रोलियम जहां ड्रिल करते हैं, साथ में क्या निकलता है, ये निकलता है। तो जहां पे ऑयल फील्ड्स हैं वहां पर नेचुरल गैस भी निकलता है। ये किससे बनी नेचुरल गैस, मीथेन से बनी है। और क्या है, प्रोपेन और इथेन। ये एक हाईली कंबस्टिबल गैस है, मतलब एक तेज जलने वाली गैस है। इसका मतलब मैंने कहा आपकी गाड़ियां चल रही हैं, हाँ, सीएनजी की कारें तो बहुत पहले से चल रही थी, अब सीएनजी बाइक भी आ गई है, ठीक है। और क्या है गैस में, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब पेट्रोलियम को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, पेट्रोलियम को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब इसमें क्या मौजूद है, इसमें ब्यूटेन बहुत ज्यादा मौजूद है। ये कलरलेस ओडरलेस गैस है। और हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर है, हाँ, आपके और मेरे घर में जो मम्मी सिलेंडर यूज कर रही है लाल रंग का एलपीजी सिलेंडर, उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस डाला गया है। क्या नाम है उसका, इथाइल मरकैप्टन। क्यों, ताकि गैस लीक हो और हम लोग को पता चल जाए। वरना ये ओडरलेस गैस है ना, इसकी महक नहीं है ना, गैस लीक भी हो जाएगा, और गलती से अगर मम्मी ने क्या कर दिया, माचिस जला दिया, तो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसीलिए एक्सप्लोजन को बचाने के लिए, फायर को बचाने के लिए इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस डाला गया है। सीएनजी का यूज मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट में है। हमारे देश में नेचुरल गैस जो है वो सबसे ज्यादा कहां से आती है, मुंबई हाई से आती है, आसाम से आती है, तमिलनाडु, राजस्थान, त्रिपुरा से। क्या फायदा है नेचुरल गैस और उससे बेटर क्यों है, तो नेचुरल गैस इको फ्रेंडली है, क्योंकि पूरी तरह से बर्न हो जाती है। ये इसको कंजर्व करना ज्यादा आसान है, प्रिजर्व करना आसान है। नेचुरल गैस घरों में सप्लाई भी हो सकती है, आजकल तो पता है लोगों के घर में गैस सप्लाई हो रही है पाइपलाइन के द्वारा। हाँ, आपके घर में लग गया है क्या पाइपलाइन, जितने बड़े शहर हैं वहां पर आजकल क्या हो रहा है, पाइपलाइन के द्वारा घरों में गैस सप्लाई हो रही है कुकिंग पर्पस के लिए। और ये क्लीनर फ्यूल है, चीपर फ्यूल है, सस्ता भी है, खास करके डीजल से सस्ता है, पेट्रोल से सस्ता है। इस फ्यूल का यूज कर सकते हैं अमोनिया बनाने में, प्लास्टिक और पेंट्स बनाने में। यस, बहुत कमाल का फ्यूल है ये। बुराई क्या है, अगर नेचुरल गैस लीक करेगी तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, और जहां नेचुरल गैस ज्यादा लीक कर जाएगी वहां एक्सप्लोजन का खतरा है। नेचुरल गैस खतरनाक है। नेचुरल गैस हमारे देश में अबंडेंस में है, पर ये भी एक ना एक दिन खत्म, आज नहीं कल। ये भी क्या है, एग्जॉस्टिबल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेचुरल गैस प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी एक्सपेंसिव। मतलब नेचुरल गैस को सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन बिछानी है, जो सिस्टम्स या प्लांट लगाने हैं, वो बहुत खर्चीले हैं। इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू सेट अप दैट प्लांट। अगला सिस्टम, अगला आ रहा है हाइडल पावर। तो अगर रिवर पेरिनियल है, रिवर में खूब पानी है, साल भर पानी है, तो रिवर पे डैम लगाया जा सकता है, एक ऊंची दीवार खड़ी कर जा सकती है, जिससे पानी ऊंचाई से नीचे गिरे। तो जब पानी ऊंचाई से नीचे गिरेगा, इसके अंदर हो जाएगी एक एनर्जी, नाम है पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी का यूज करेंगे टरबाइन चलाने में। जब टरबाइन चलेगी तो जनरेटर की तरह काम करेगी, बिजली पैदा करेगी, ठीक है। और यही है हाइड्रो पावर। आप देखिए कितने ऊंचाई से पानी गिर रहा है। यहाँ इसके नीचे में क्या रखा है, टरबाइन रखी है, बड़ी मशीन रखी है, तो टरबाइन गोल घूमती है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वो फिर शहर भर पानी, शहर भर बिजली सप्लाई करती है। तो हाइडल पावर कहां पे पॉसिबल है, जहां पर नदी है और नदी में साल भर पानी है। हाइडल पावर एक क्लीन नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स है, क्योंकि इसमें कोई चीज जलानी नहीं है, तो इसलिए क्लीन है। हाइडल पावर डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैस। ऑब्वियस बात है, कोई ग्रीन हाउस गैस पैदा नहीं कर रहा है, कोई हार्मफुल गैस पैदा नहीं कर रहा है। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक बार डैम बनना है और फिर बार बार यूज करते रहना है। ये डैम्स पानी को भी सेव करते हैं और ये सस्ते भी हैं, चीपर है। बुराई क्या है,
जो लार्ज डैम्स बनते हैं, खास करके जो बड़े बड़े डैम्स बनते हैं नदियों में, वो बहुत नुकसान करते हैं। अक्सर क्या करते हैं, वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर देते हैं। इवन जब लार्ज डैम बनते हैं तो जियोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ जाता है, वहां का नेचुरल लाइफ बिगड़ जाती है, वहां के लोगों की लाइफ चेंज जाती है। बहुत बड़ा एरिया क्या होता है, डूब जाता है। लार्ज पोर्शन ऑफ द लैंड इज सबमर्ज्ड, तो फिश और एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। भाखरा नंगल डैम हमारे भारत का एक पुराना और वन ऑफ द बिगेस्ट डैम, दो है ये, एक भाखरा नंगल डैम। कहां पर है ये? पंजाब हरियाणा राजस्थान की गवर्नमेंट ने मिलकर के डैम बनाया। पहला डैम बनाया भाखरा पे, दूसरा डैम बनाया नंगल पे। भाखरा में बनाए 2 डैम्स, ठीक है, और नंगल में बनाया हाइडल प्रोजेक्ट्स एंड पावर हाउसेस। भाखरा का डैम किस पर है? सतलज नदी पर है। नंगल का डैम भी सतलज नदी पर ही है, बस दोनों की प्लेस अलग है। इनके पास 4 पावर हाउसेस हैं, नाम क्या है? गंगवल, कोटला और लेफ्ट पावर हाउस। जबकि भाखरा से क्या मिलती है? इरिगेशन फैसिलिटी भी मिलती है। भाखरा जहां डैम है, उस डैम से कैनाल बनाया गया, नहर बनाया गया, उसके पानी से क्या होता है? खेतों को पानी भी मिलता है। क्या फायदे हैं इन डैम्स के? तो मैंने कहा इरिगेशन का पानी देते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और फ्लडिंग को रोकते हैं। दूसरा बड़ा डैम आ रहा है हीराकुड डैम, हमारे भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम में से एक है हीराकुड डैम। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा डैम है ये। तो हीराकुड डैम कहां है? महानदी में है, साउथ में है। इसका काम भी है फ्लडिंग ऑफ द महानदी को रोकना, और ये 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड को इरिगेट कर सकता है, क्योंकि डैम के पीछे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर क्रिएट हो जाता है, एक बहुत बड़ी लैंड में पानी जमा हो जाता है, उस पानी को यूज कर सकते हैं। ये खरीफ और रबी क्रॉप के इरिगेशन में काम करता है। तो आपने फिनिश कर दिया मिनरल रिसोर्सेज, फिनिश किया था, फिर उसके बाद आपने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और अब बारी है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कैसी एनर्जी होती है? ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आज हम मॉडर्न एरा में यूज करना सीख लिए हैं, मतलब मॉडर्न सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी। अब ये क्या मतलब हुआ? अब विंड एनर्जी की बात कर लो, सोलर एनर्जी की बात कर लो, हाइडल एनर्जी की बात कर लो, ये कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी है? ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये नेवर एग्जॉस्टिंग है, कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्यों? सोलर एनर्जी खत्म होने वाली है? कभी नहीं खत्म होने वाली है। तो ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होंगे। इनको हमने रिसेंटली क्या किया? डेवलप किया। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। सबसे पहले बात करेंगे, आज तो बहुत कॉमन है सोलर एनर्जी। आजकल तो प्रधानमंत्री भी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री रूफ टॉप सोलर रूफ टॉप प्लान लगा रहे हैं। गवर्नमेंट खुद क्या कर रही है? आपको पैसा दे रही है कि आप अपने छत पे क्या करिए? सोलर रूफ टॉप लगाइए। नहीं मालूम है आपको? हाँ, प्रधानमंत्री सूर्य, क्या योजना का नाम है? ऐसे कुछ नाम है, सूर्य करके है। तो क्या कहना चाहते हैं? सोलर एनर्जी सन से। तो इंडिया इज लकी। फायदा क्या है? इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिक्स हमारे पास हाफ से गुजरता है, इसीलिए सन इज डायरेक्टली ओवरहेड्स द ट्रॉपिक्स। तो सूरज की किरणें खूब मिलती हैं, बिजली खूब पैदा हो सकती है। हमारे यहाँ पर आवर यूनिट, ध्यान से देखिएगा, पर आवर यूनिट सोलर, पर आवर यूनिट सोलर पर किलोमीटर स्क्वायर इज 5 to 7, नंबर याद कर लीजिए, 5 to 7 किलोवाट है हमारे यहाँ। अब सोलर एनर्जी किस किस यूज में आती है? पहले आती है सोलर सेल में। ये छोटी सी होती है सोलर सेल्स, खिलौनों में लगी होती है, कैलकुलेटर्स में लगी होती है, वॉचेस में लगी होती है, स्ट्रीट लाइट पे लगी होती है, सड़कों के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट है वहां लगा हुआ है। इनमें छोटी सी फोटोवोल्टाइक सेल लगी होती है, इस डायरेक्ट सन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आजकल सोलर कुकर भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इसमें क्या होता है? खाना पकाया जा सकता है। और सोलर वाटर हीटर क्या करते हैं? होटलों में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के ऊपर लगे हुए हैं। ये सन की लाइट से क्या करते हैं? पानी हीट कर देते हैं। एडवांटेज क्या है? मैंने कहा कौन सी एनर्जी है ये? मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब ये एनर्जी कभी खत्म नहीं, रिन्यू होती रहेगी। मैनी यूजेस इसके कर सकते हैं। मैंने कहा बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी साफ कर सकते हैं। सैटेलाइट भी, जो आसमान में सैटेलाइट चक्कर काट रही है, वो भी सोलर पावर से चल रही है। हमारा जो चंद्रयान गया था ऊपर, याद है ना? सोलर पावर की मदद से उसको कनेक्ट किया गया था। हम चंद्रयान से बात कर पा रहे थे। इट इज इजी टू मेंटेन, साफ सफाई करने का बहुत खर्चा नहीं है। फॉसिल फ्यूल जलता नहीं है, बचत होती है फॉसिल फ्यूल्स की। पेट्रोलियम नहीं जला रहे हैं, बिल्स बच रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉल्यूशन को बचा रहे हैं। सबसे बड़ा जो आज जरूरत है हमारे देश की, दुनिया की, वो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। तो पॉल्यूशन रुक रहा है इनकी वजह से। अब आता है विंड एनर्जी। तो विंड कैसे पैदा होती है? डिफरेंस ऑफ द हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। एक जगह धूप ज्यादा है, वहां लैंड ज्यादा गर्म हो गई है, एक जगह कम है, वहां लैंड ठंडी है, तो विंड्स क्रिएट होती है। डिफरेंस इन टेंपरेचर की वजह से विंड्स क्रिएट होती हैं। और विंड्स कहां से कहां जाती हैं? हमेशा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कभी भी विंड लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं जाती है। कहां से कहां जाती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, विंड से विंडमिल बनी है। विंड एनर्जी से विंडमिल का यूज कर सकते हैं। विंडमिल्स की ब्लेड जो होती हैं उससे चलती हैं, जिससे वाटर पंप्स बनाए यूज किया जा सकता है। फ्लोर मिल्स के रूप में, चक्की के रूप में यूज किया जा सकता है, और बिजली भी पैदा की जा सकती है। जहां बहुत सारी विंड मिल एक साथ लगाई गई हो, उस एरिया को कहते हैं विंड फार्म। देखिए, एक विंड मिल नहीं है, बहुत, क्योंकि एक सिंगल विंड मिल बहुत ज्यादा बिजली नहीं पैदा करती है, और ये बहुत सारी विंड मिल्स एक साथ लगा दी जाती है, विंड फार्म। और सबसे लार्जेस्ट विंड फार्म कहां पर है? नगर कॉइल टू मदुराई। ठीक है, अगेन फायदा इसका भी सेम है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉसिल फ्यूल पे हमारा डिपेंडेंस खत्म हो गया। सो मैंने कहा फॉसिल फ्यूल तो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते थे, नो पॉल्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी। अब आता है टाइडल एनर्जी। टाइड, द राइजिंग ऑफ द लेवल ऑफ द सी वाटर इज कॉल्ड एज टाइड। अल्टरनेट राइज एंड फॉल। 12 घंटे के अंदर पानी एक बार हाई टाइड आता है और एक बार लो टाइड आता है। तो पानी का राइज होना, फॉल होना ओशन का, क्यों? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन या पुल ऑफ द मून एंड द सन। धरती का पानी उसके पुल की वजह से क्या होता है? राइज और फॉल होता है। ठीक है, इस राइज एंड फॉल से जो पानी आता है उसे टाइड्स कहते हैं, और उससे जो बिजली पैदा होती है उसे कहते हैं टाइडल एनर्जी। पानी जब समुद्र का धरती के पास आता है, सी कोस्ट के अंदर चला जाता है, तो उस समय पानी से टरबाइन चलती है, और जब पानी लौटता है फिर टरबाइन चलती है, और दोनों तरफ से बिजली पैदा हो जाती है, पानी के जाने और पानी के आने से। समझ में आया? हम कहते हैं इसको टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी बनाने के लिए मैंने कहा क्या करना पड़ता है? एक बैरेज बनाना पड़ता है।
एक वॉल क्रिएट करनी पड़ती है ताकि समुद्र से पानी जो जाए इस वॉल को पार करके जाए, और पार करने पे क्या लगा होता है? टरबाइन। टरबाइन से बिजली पैदा हो रही है। ठीक है, हमारे देश में ऐसे बहुत एरिया है जहां पे टरबाइन लगाया गया है, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ में, कैम्बे में, सुंदरबन में, लक्षद्वीप आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी लगाया गया। फायदा क्या है? दिस एनर्जी कैन यूज द एक्सेसिव ऑफ वाटर। समुद्र के एक्सेस पानी को यूज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी पॉल्यूशन फ्री है, ये भी रिन्यूएबल सोर्स है। भाई हाई टाइड लो टाइड तो आती रहेगी, पॉल्यूशन फ्री है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट कैन बी यूज्ड अगेन, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, एक बार कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है, एक बार पैसा लगेगा लगवाने में, बस उसके बाद कोई पैसा नहीं है। हाइडल एनर्जी क्या करेगा? कैन बी प्रोड्यूस इवन इफ द वाटर मूव्स एट वहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो कार्बन इमिशन, नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, नो पॉल्यूशन, सब में कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट सब में कॉमन है। अब आना जियो थर्मल एनर्जी, मतलब जियो मेरे लाल, जियो नहीं, जियो मतलब अर्थ। अर्थ के इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो हीट चुकी हुई है, जब ये इंटीरियर की हीट धरती के नजदीक आ जाती है, धरती के अंदर मॉल्टन लावा है, धरती के एकदम कोर में, और कभी कभी ये लावा धरती के सरफेस के नजदीक आ जाता है, क्रस्ट के पास आ जाता है, और वहां पे जो वाटर बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है, और वो क्या करती है? गर्म पानी बाहर छोड़ने लगती है, एक्सेसिव वाटर, हॉट वाटर बाहर निकलता है, उस एनर्जी का हम यूज करते हैं, नाम है जियोथर्मल एनर्जी। इट इज द हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इन द रॉक्स एंड द फ्लूइड। ये हीट बाहर निकल आती है, इसी हीट को हम यूज करते हैं जियोथर्मल एनर्जी को। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? तो इसके लिए मैंने कहा, जहां पर से धरती के अंदर से हॉट वाटर या स्टीम बाहर निकल रही होती है, वहां पर क्या करते हैं? जियोथर्मल रिजर्वायर्स होते हैं, जहां पर वहां पर हम क्या करते हैं? हीट से टरबाइन लगाते हैं, जिससे क्या होता है? रोटेटर लगा होता है, वो रोटेटर गोल घूमता है, और उससे जनरेटर कनेक्ट होता है, उससे जनरेटर पैदा चलता है, जिससे बिजली पैदा होती है। ठीक है ना? जो हॉट वाटर इंटीरियर से निकल रहा है, उस हॉट वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? इट इज एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करता है, जहां पर नेचुरली सब जगह नहीं बना पाओगे। बुराई है इसकी, जियोथर्मल की बुराई क्या है? इट कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एवरीवेयर। जहां पर ये नेचुरल हीट धरती से बाहर निकलते हुए नजर आएगी, जहां हॉट वाटर स्प्रिंग्स होंगे, जहां नेचुरल फिशर्स होंगे, वहीं पे होगा। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर एंड सीजन। ठीक है, हमारे भारत में 12,000 मेगावाट ऑफ जियोथर्मल पावर, बाप रे कितना मैंने बोला? 12,000 मेगावाट। और भारत में एक प्लेस है मणिकरण, हिमाचल में है मणिकरण, वहां पर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। वहां पे हॉट मॉट एकदम गर्म पानी धरती के बाहर आता है, आप उसमें चले जाएंगे तो बाप रे जल जाएंगे सच में। और पूगा वैली इन लद्दाख, लद्दाख में भी है। ठीक है, जियोथर्मल का यूज है। कुछ और भी प्लेसेस हैं, जैसे गोदावरी है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट है, दामोदर है, कैम्बे है। अगला पावर आ रहा है न्यूक्लियर पावर। तो जो एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल, कौन से? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इनके मटीरियल के स्प्लिटिंग या कंबाइनिंग से एनर्जी पैदा होती है, नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन, एक बड़े से यूरेनियम पार्टिकल पे अगर एक प्रोटीन, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल को बॉम्बार्ड कर दिया जाए तो ढेर सारी एनर्जी पैदा करता है, एक चेन रिएक्शन पैदा करता है, हम इसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस ऑफ एटम के होता है। किसके एटम के? सब एटम के, सब मेटल के? नहीं नहीं, सिर्फ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। अब क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा इमेंस एनर्जी होती है, खूब हीट होता है इसके अंदर, बहुत सारी अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस निकलती है जो कि बहुत डेंजरस होती है, इसीलिए इसको प्लांट बनाना पड़ता है, ऐसे बड़े बड़े रेडियोएक्टिव प्लांट्स बनाने पड़ते हैं, न्यूक्लियर प्लांट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन नाम का प्रोसेस है, जिसमें एक बड़े रेडियोएक्टिव एटम को स्प्लिट कर दिया जाता है स्मॉलर एटम्स में, हम इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर पावर हमारे देश का चौथा लार्जेस्ट पावर है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ पावर इंडिया इज। वैसे हम बता दें, हमारे इंडिया में न्यूक्लियर पावर का भी यूज कम हो रहा है, पर कंट्रीज लाइक अमेरिका, जापान, वहां पर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर पावर है। अभी हम इंडिया वाले थोड़ा कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ फोर्थ नंबर पर है, वहां पे फर्स्ट नंबर पर न्यूक्लियर पावर, हमारे पे फर्स्ट नंबर है थर्मल पावर। तो यूरेनियम, थोरियम, ये सब हमारे देश में अवेलेबल है। कहां पे? झारखंड में अवेलेबल है, अरावलीज में अवेलेबल है। ठीक है, एक हमारे देश में प्लेस है मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला, केरला की बीच है, वहां पे है मोनाजाइट सैंड, वहां पे पाया था थोरियम, और थोरियम एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है। तो क्या एडवांटेज है? मैंने कहा इसके लिए कम एनर्जी लगती है। देखिए, कोल जलाने के लिए बहुत सारा कोल चाहिए होता है, तब जाके क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट्स एनर्जी पैदा करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, और वो एनवायरमेंट को बहुत पॉल्यूट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करते हैं, जबकि ये न्यूक्लियर फ्यूल बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, और ये ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं पैदा करते हैं। तो रॉ मटेरियल की बचत हो गई, ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग की बचत हो गई, क्योंकि कम लगता है पर बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करता है, और प्राइस वोलेटिलिटी का भी चक्कर नहीं है। ठीक है, और बुराई क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल है तो पॉल्यूशन भी खतरनाक है, इससे निकलने वाली अल्फा, बीटा, गामा रेज वो इंसानों की आज की नहीं आने वाली जनरेशन को भी नुकसान पहुंचा कर सकती है। तो लीकेज हो जाएगा तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। हाँ, फुकुशिमा डिजास्टर हुआ, जापान में एक बार न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। ऐसा ही चेरनोबिल डिजास्टर हुआ, चेरनोबिल नाम की प्लेस है रशिया में, हाँ, जहां रशिया यूक्रेन पर है, वहां पे हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड कर गया, तो बहुत बर्बादी हुई, हजारों लाखों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ गया। तो खतरा भी है न्यूक्लियर फ्यूल, एक्सप्लोजन का डर है, लीकेज का डर है। एक और मॉडर्न सोर्स पढ़ रहे हैं, बायोगैस, गोबर गैस का दूसरा नाम है। तो ये बनाना बहुत आसान है, बस क्या करना है? एक पिट, एक बड़ा सा गड्ढा बनाना है फील्ड में, और जितने भी फार्म वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, काउ डंग है, काउ स्लरी है, फार्म वेस्ट सब डाल दो, और उसको ऊपर से बंद कर दो, कंपोस्ट करने दो, सड़ने गलने दो। सड़ने गलने के बाद जो गैस निकलेगी वो गैस मीथेन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन होगी, एक ऐसी गैस जो एनएरोबिक डाइजेशन, डिग्रेडेशन से बनी है। ये गैस क्या है? एक इनफ्लेमेबल गैस है, नाम है बायोगैस, हम इसे गोबर गैस भी कहते हैं। अच्छा, फायदा ही फायदा है, एक बार ये जो काउ डंग, फार्म वेस्ट जो कि बेकार पड़ा था, सड़ गल रहा था, वो यूज भी हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा? मैन्योर बन जाएगा। तो सारी चीज फायदे ही मंद है। काउ डंग हमारे पास अवेलेबल है ही, कैटल डंग अवेलेबल है ही, तो कह सकते हैं सब फायदा ही फायदा है।
तो डाइजेस्टर टैंक, एक बड़ी सी टैंक बनाई जाती है, बड़ा सा टैंक रहता है और उस टैंक पे सारा वेस्ट डाल देते हैं। अब देश का फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जो गोबर गैस से जो एक्सट्रैक्ट निकला, गैस निकलने के बाद जो मटेरियल बचा वो एक फर्टिलाइजर या कंपोस्ट की तरह काम करेगा। बात करते हैं इसके एडवांटेज की, तो मैंने कहा ये क्लीन फ्यूल है, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है, इससे जो गैस निकल रही है, बायोगैस निकल रही है, लोगों के घरों में सप्लाई की जाती है, कुकिंग फ्यूल है। इट इज डायरेक्ट सप्लाई टू द प्लांट्स, नो स्टोरेज की जरूरत। जो स्लज निकलता है सड़ निकलने के बाद वो एक फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है। समझ में आ गया? So this brings to the end of the chapter non-conventional sources of energy. Entire chapter, entire syllabus is completed as per the latest syllabus.